उर्दू ज़बान की तारीख़ के बारे में ये कहा जाता है, ये बहुत पुरानी नहीं है कि उर्दू की इब्तिदा 12वीं सदी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से होती है और उसके पहले शायर अमीर खुसरो हैं, जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उन्होंने इस नई ज़बान में पहेलियाँ के मुकरनियाँ और दोहे कहे और इस वक्त इस ज़बान को हिंदवी कहा जाता था। उर्दू को गालिब ने रेख्ता का नाम दिया और ये कहा जाता है कि 1785 अशारिया में ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी ने सबसे पहले इस प्यारी ज़बान को उर्दू का नाम दिया। उर्दू लफ्ज़ के मानी जो कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, लश्कर फ़ौज के हैं। तुर्की में उर्दू बाज़ार लश्कर को कहते हैं। उर्दूई शाही और दरबार में मिले जले अल्फाज ज़्यादा बोलते थे, वहाँ की बोली का नाम उर्दू हो गया। इससे फ़कत शाहजहां का इकबाल कहना चाहिए कि यह ज़बान ख़ास व आम में इसके उर्दू की तरफ मंसूब मशहूर हो गई। मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह भी नज़रिया पेश किया कि उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है, मगर सैयद सुलेमान नदवी इसका आगाज़ सिंध से करार देते हैं तो दूसरी तरफ नसीर अल-दीन हाशमी उर्दू ज़बान का सुराग दक्कन में लगाते हैं और इस ज़बान की इब्तिदा को तुलू इस्लाम से क़ब्ल करार देते हैं। मुसलमानों की आमद के साथ ही अरबी फ़ारसी और कुछ हद तक तुर्की के अल्फाज मकामी बोलियों में ज़म होने लगे। उर्दू की इब्तिदा पंजाबी में हुई है या उसकी पैदाइश दक्कन सिंध में हुई। तारीख़ी लिसानियात और तकाबुली लिसानियात पर मबनी तहक़ीक़ के लिए बहुत कम लोग खड़े हुए हैं। पानी को थामे हुए नज़रियात में से सबसे ज़्यादा काबिल फ़हम वो नज़रिया काबिल कबूल है जो कहता है कि उर्दू 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में दहली और उसके आसपास बोली जाने वाली कुछ बोलियों से तैयार हुई। इन बोलियों में बुर्ज भाषा, मेवाती, खरी बोली और हरियाणी शामिल हैं। दरअसल इस वक्त पंजाब दहली तक फैला हुआ करता था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी इब्तिदा पंजाब से हुई थी। एक बात इस ज़िम्न में काबिल गौर है कि माहिर लिसानियात की अक्सरियत उर्दू ज़बान की इब्तिदा को हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से जोड़ती है, जो कि बादी अल-नज़र में दुरुस्त नज़र आता है कि यह भी हकीकत नफस इल्ला मरी है कि उर्दू की तरक्की में फ़ारसी और अरबी का बहुत ज़्यादा असर है कि उर्दू फ़ारसी का दूध पीकर जवान हुई, और यह भी मुस्लिमा हकीकत है कि इंसान की इब्तिदाई तारीख़ हमें ये बताती है कि एक वक्त इंसान पर ऐसा भी था कि तमाम दुनिया के इंसान एक जगह पर रहाइश पजीर थे और इस वक्त एक ज़बान बोलते थे, और वो ज़बान माँ सवा अरबी ज़बान के कोई और ज़बान ना थी। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुग़ल बादशाहों के दरबार में इस प्यारी ज़बान की परवरिश हुई कि इसी सरपरस्ती की बदौलत ही आज उर्दू ज़बान का शुमार दुनिया की बड़ी ज़बानों में होता है कि हिंदुस्तान के आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र ख़ुद उर्दू ज़बान के बहुत अच्छे शायर थे। कोई भी ज़बान सरकारी सरपरस्ती के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती, और जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है तो इस वक्त उर्दू दुनिया की नवी बड़ी ज़बान है और उर्दू ज़बान का हकीकी घर बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान है। मगर इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उर्दू ज़बान को आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 251 के तहत 15 साल में दफ्तरी ज़बान बनाना था, जो कि ना बन सकी, और बाद अज़ां 8 सितंबर 2015 को चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उर्दू ज़बान को दफ्तरी ज़बान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया कि आइन में दर्ज है कि 15 साल के अंदर अंग्रेज़ी की जगह उर्दू को सरकारी और दफ्तरी ज़बान के तौर पर नाफिज किया जाए। अभी तक उर्दू ज़बान को पाकिस्तान में जो इसका हकीकी घर है, इसका हक ना मिल सका कि इस कौमी ज़बान को दफ्तरी ज़बान बनाने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी अशराफिया और उसकी बगल बच्चा ब्यूरोक्रेसी है कि जिसके महमल जज्बात का ये शिकार हो चुकी है, जो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा ऊपर आए और उनकी बराबरी कर सके। बहरहाल उर्दू ज़बान एक मीठी प्यारी